नमस्कार। बिहार की सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में 243 विधानसभा सीट के लिए मतदान होना है। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर दी है। कोई पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट के जरिए सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक लगा रही है, तो कोई बयानों के जरिए खुद को यादवों का नेता कहता है, तो कोई खुद को मुसलमानों का नेता बता रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या 2020 विधानसभा चुनाव में भी जाति के नाम पर पड़ेंगे वोट? जाति की राजनीति के चक्कर में बिहार वासियों के असल मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है। जाति की राजनीति करके जातियों के नेता मालामाल हो गए। पहले पिता और उसके बाद युवराज भी जाति जाति करके वोट बटोरते रहे। जाति के नेता आधी टिकट अपने परिवार में ही बांटते रहे, लेकिन जिस जाति के नेता होने का ये राजनेता आडंबर करते रहे, वो उस जाति के गरीब, जी हां, उस जाति के गरीब अब भी बदहाल हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा का मुद्दा यह है कि क्या 2020 विधानसभा चुनाव में भी जाति के नाम पर ही वोट पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। आज आरजेडी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद अनवर हुसैन, जेडीयू का पक्ष रखेंगे गुलाम गौस, हम का पक्ष रखेंगे हम नेता विजय यादव, आरएलएसपी का पक्ष रखेंगे धीरज सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी का पक्ष रखेंगे अवधेश लालू और इस अहम मुद्दे पर एक्सपर्ट कमेंट देते नजर आएंगे डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। तो इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले सवाल लेते हैं जेडीयू नेता गुलाम गौस से। गुलाम गौस जी, स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड में। कहा जा रहा है कि जेडीयू की जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है, उसमें नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक लगाया है, क्या कहेंगे आप? दो बात कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि हमारी पार्टी जो है जाति के नाम पर नहीं, हमारा विकास का मुद्दा है और हमने 15 साल में क्या किया है, 15 साल में बिहार की सूरत क्या बदली है, ये लोगों के सामने है। सड़क हो, रोड हो, बिजली हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और रही बात जाति की, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सारी पार्टियाँ चाहे जो भी दम भरती हो आदर्श का, जाति जो है इस देश का मतलब कम से कम 3000 साल का इतिहास है। जब मुस्लिम समाज जाति से वंचित नहीं है तो और समाज की बात क्या करना है। निश्चित रूप से इस बात का ख्याल रखा जाता है, सभी पार्टियां रखती है कि कोई भी जो शोषित वंचित दलित तबका का हो, हिंदू भाइयों में हो, मुस्लिम भाई में हो, वो अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए। उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, उनको हिस्सा में भागीदारी मिलनी चाहिए। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चलिए, लेकिन दुख तो गुलाम गौस साहब तब होता है जब यही जाति के नेता 7 टिकट जेडीयू से लेते हैं और 3 टिकट पार्टी में दे देते हैं, खुद लड़ते हैं, एक अपने दामाद को दे देते हैं, एक समधन जी को दे देते हैं, क्या कहेंगे? अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। चलिए, आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम नेता विजय यादव हमारे साथ बने हुए हैं। विजय यादव जी, बिहार के राजनीतिक गलियारों में और सड़कों पर चर्चा है कि हम का नाम बदलकर मैं कर लेना चाहिए क्योंकि परिवार का ही वारा न्यारा हो रहा है, क्या कहेंगे? या दल की नाम पर सब दल की वही स्थिति है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे आरएलएसपी हो, चाहे तो आप नजीर पेश कर देते। रामविलास जी की पार्टी हो, सब दल की वही स्थिति है। देखिए, बिहार में जाति के आधार पर, अब बिहार ही में नहीं पूरे देश में मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर लोग टिकट की बंटवारा करते हैं, लेकिन एक एनडीए गठबंधन ही ऐसा है और एक हम पार्टी ही ऐसा है कि जो जाति के आधार पर नहीं, वोट के आधार पर। इसलिए विजय यादव साहब, आपने तो परिवार में ही सारे टिकट बांट लिए, दामाद साहब को टिकट दे दिया, समधन जी को टिकट दे दिया। देखिए, वो लोग वर्षों से उस लगे हुए थे, पार्टी में भी लगे थे, उस क्षेत्र में भी लगे हुए थे, कहीं कोई गलत नहीं दिया गया है। जो आदमी संघर्ष करेगा, जो आदमी
जहां होगा दलित समाज के थे, दलित हमको सीट मिला तो आखिर तो लड़ना मतलब नहीं था। दलित के भला के नाम पर जीतन राम मांझी के परिवार का तो कम से कम भला हो रहा है, यही आप कहना चाह रहे हैं। मोहम्मद अनवर आरजेडी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, लोग टिकट बेचने में मजबूर है, हम लोग टिकट बेचने का काम, जो जो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनको हमने टिकट देने का काम किया है। आपके क्षेत्र में भी आप ही के परिवार के लोग ही काम करते हैं, बाहरी कोई कार्यकर्ता काम नहीं करता है क्या? 100% में से 40-45% टिकट आप परिवार में दे रहे हैं, कैसी दलील आप दे रहे हैं उसके बाद? नहीं, ऐसी बात नहीं श्रीरामदा जी, ऐसी बात नहीं है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। आरजेडी नेता मोहम्मद अनवर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनवर साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? किस सिलसिले में? चलिए, जिस तरीके से जाति के नाम पर जो तमाम पार्टियां हैं राजनीति करती है, उसी आधार पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी होता है और जाति विशेष का तो भला नहीं होता, लेकिन उस जाति के नेता का बड़ा भला हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर हमारी पार्टी की लिस्ट पे आप नजर डालें तो टिकट का आधार जाति नहीं है। हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने गरीबों को नीची के सतह से निकाल के आज पावर की सतह पर लाया है। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आरजेडी की वही लड़ाई है, वही मिशन है, वही विजन है जो लालू जी लेकर खड़े हुए थे। लेकिन एमवाई समीकरण को आप अपना समीकरण कहते हैं, लेकिन किसी मुस्लिम को एक साजिश के जरिए उनको जेल। जी, बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। मुझसे कह रही हैं? जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं सवाल दोहराऊंगी। मुझसे कह रही हैं? जी अनवर साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं अपना सवाल दोहराऊंगी। जी हाँ, आरजेडी का जो बेसिक समीकरण है वो एमवाई समीकरण है, लेकिन आप देखें तो आरजेडी जो है जातिवादी की पॉलिटिक्स नहीं करती है। आरजेडी इस वक्त समाज के तमाम तबकों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और समाज के तमाम वर्ग को नुमाइंदगी दी गई है। बदकिस्मती से भाजपा ने और एनडीए ने बिहार में और देश में जो पूरे समाज को जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे बांट रखा है, उस तकसीम को रोकने के लिए आरजेडी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है कुछ नाम कम नजर आए, लेकिन वो बेसिकली बीजेपी को और ये देश को तोड़ने वाली शक्तियों को नाकाम बनाने की एक स्ट्रेटेजी है। आरजेडी समाज के किसी भी तबके को पॉलिटिकली साइडलाइन नहीं करना चाहती है। आरजेडी समाज के गरीब तबके को, जिसमें हर वर्ग के लोग आते हैं, उनको एम्पावर करना चाहती है। चलिए, बात आपकी सही है, कोई एम्पावर हुआ हो या ना हो, मुस्लिम यादव का कल्याण हुआ हो या ना हो, लेकिन लालू परिवार का तो कल्याण हो गया। यादवों के उत्थान के नाम पर लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री बन गई, और इस बार अगर महागठबंधन के वारे न्यारे होते हैं तो बेटे तेजस्वी भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लालू परिवार का नहीं, बेटे तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बेटे तेजस्वी के अंदर सलाहियत है उस बात की, वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, वो बहुत अच्छे यादवों में लालू यादव के बेटे के अलावा और किसी में वैसी काबिलियत नहीं है क्या? असेंबली के अंदर साबित की है। अनवर साहब, तेजस्वी के अलावा और किसी यादव के लड़के में वो काबिलियत नहीं है क्या? नहीं है क्या? जी पूछिए कि तेजस्वी के अलावा और कोई यादव नहीं था बिहार में, क्या मुख्यमंत्री लाई? ये तय कर, इनसे पूछिए, सिर्फ लालू परिवार ही यादव में है। आरजेडी में पहले लालू यादव सीएम कैंडिडेट, फिर राबड़ी देवी, फिर उनके बेटे सीएम कैंडिडेट। ये जरा बताइए मोहम्मद अनवर साहब, कौन सा यादवों का इसमें भला हुआ, या यादवों का होना हो, परिवार का तो हो गया? मुझे ये बताइए, लालू यादव को सीएम कैंडिडेट किसने बताया था? कि यादवों को लालू यादव ने पीछे ठेल दिया। सीएम कैंडिडेट जनता ने बीवी और बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बनाया था क्या? शेखर जी नहीं थे?
अनवर साहब, क्या जनता ने चुना था कि अपने बाद अपनी बीवी को और फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना दें? जी, ये बताइए। देखिए, जब आदमी पॉलिटिक्स में होता है तो कोई ना कोई जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में होता है। लालू जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पे रहे, उनके बाद जो सोशलिस्ट कुव्वतें थी उनकी नजर उनकी पत्नी पे पड़ी। उसके बाद एक जो फिर तेजस्वी जी पे पड़ी है। तेजस्वी जी ठीक है, इज यंग बट ही हैज बीन नर्चर्ड इन दैट एटमॉस्फेयर। नहीं चलेगा कि राजा का बेटा राजा होगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होगा। कम्युनिकेटिंग एबिलिटी। विजय यादव जी, बिहार के जनता विजय यादव जी, ये विजय यादव जी, कम से कम आपको बोलने का तो अधिकार नहीं है। आप भी तो दामाद और समधन को टिकट दे रहे हैं। आप तो कम से कम परिवारवाद पर निशाना मत साधिए। जवाब ले लेते हैं पूरी। मोहम्मद अनवर, बात पूरी कीजिए अपनी, और हिंदी में बात पूरी कीजिएगा, हमारे दर्शक हिंदी समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे तेजस्वी यादव जी की परवरिश उसी माहौल में हुई है। उन्होंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है। उनके पास गरीबों के उत्थान का वर्जन है, उनके विजन है, उनके पास इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का विजन है, और एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने इस बात को प्रूव किया है। तो अगर वो लालू जी की बेटे हैं, अगर वो यंग है, तो इसमें एतराज की क्या बात है? मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आपके भाजपा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो और हम के लीडर और लोजपा के लीडर, ये बैठ जाए उनके साथ, डिबेट कर लें सोशल इश्यूज के ऊपर, देखिए कौन किसको क्या जवाब देता है। चलिए नीतीश जी, जनता जब नतीजे आएंगे, भाजपा और अनवर साहब, जब नतीजे आएंगे तो जनता बता देगी कि तेजस्वी में कितनी काबिलियत है। अभी ना हमारा कुछ कहना बनता है, ना आपका कुछ कहना बनता है। धीरज सिंह कुशवाहा आरएलएसपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। तेजस्वी इलेक्शन जीत रहे हैं। चलिए देखेंगे, जनता बताएगी। आप कोई भी पॉलिटिकल, विजय यादव बीच में मत बोलिए। धीरज सिंह कुशवाहा आरएलएसपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज सिंह कुशवाहा जी, ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा तो खुद कुशवाहा का नेता मानते हैं, स्वघोषित नेता मानते हैं, लेकिन तब से पाला बदल रहे हैं सिर्फ इसी बात पर कि कहीं वो सीएम कैंडिडेट बन जाए। पहले एनडीए में जगह नहीं मिली, फिर महागठबंधन गए, और अब एक तीसरे किसी दल के साथ, तीसरे किसी गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जहां बीएसपी और ओबीसी के साथ उनको सीएम कैंडिडेट बनाया गया है, उपेंद्र कुशवाहा को। ये बताइए, कुशवाहा की राजनीति कौन सी कर रहे हैं? उनकी किस बात से कुशवाहा का भला होगा, ये बताइए। देखिए सुकन्या जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जमात की राजनीति करते हैं और सभी वर्गों को लेकर चलते हैं। आप देखी होंगी कि उन्होंने मुख्य रूप से शिक्षा पर कार्य कर रहे हैं, और जब तक हमारे समाज में आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक इस जातिगत चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे बाहर? आप समझिए कि आने वाले त्योहारों में टोपी पहनकर, फोटो खिंचवाकर इस पर राजनीति किया जा रहा है। ये सब जनता सब समझ चुकी है। आने वाले 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। बिल्कुल, बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक सफर है 2013-14 से जो हमने देखा है, जब से वो जेडीयू नीतीश कुमार से अलग हुए हैं, तब से उनकी राजनीति सफर की मंजिल जो है सिर्फ एक है, मुख्यमंत्री पद का वो दावेदार बनना चाहते हैं, और उसी तलाश में, उसी मंजिल के खोज में कभी वो महागठबंधन, कभी एनडीए, और अब ओवैसी और मायावती के साथ वो खड़े हैं। ये बताइए कि इसमें कुशवाहा समाज का क्या भला हो रहा है? सुकन्या जी, अभी तक कुशवाहा समाज को ठगने का काम किया गया है। 15 बरस आरजेडी का शासन देखा जा चुका है, 15 बरस एनडीए का, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि हम लोगों ने रास्ते बदले हैं, मंजिल नहीं, और हम लोगों ने अपना नाव को समुद्र में उतार दिया है कि मुख्यमंत्री बन जाए, वो पहले दावेदार बनना और फिर मुख्यमंत्री बनना, और उसी मंजिल के तलाश में तो वो घूम रहे हैं, कभी महागठबंधन, कभी बिहार की जनता बखूबी से समझ रही है। बिहार की 12 करोड़ जनता की 15 साल एनडीए और 15 साल आरजेडी का शासन देख चुकी है, और बिहार में एक स्वच्छ छवि और बेदाग चेहरे हैं, और बिहार की 12 करोड़ जनता उनके तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, और आने वाले 10 नवंबर को गरीब कुशवाहा को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना दें। यहाँ तो सिर्फ वो अपनी ही राजनीति कर रहे हैं ना, अपनी ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पीछे भाग रहे हैं ना। आप
सुकन्या जी, आप देखिए टिकट बंटवारे से लेकर देखिए सब में सब समीकरणों को वाली बात वो नहीं है। हम लोग पूरा जमात लेके काम करते हैं। हम लोग किसी एक व्यक्तिगत कोई पार्टी कुशवाहा की पार्टी नहीं है, नहीं तो पार्टी खड़ी नहीं हुई रहती। आज हम लोग बिहार में फर्स्ट मोर्चा हैं जो कि सारे दलों को छोड़कर अपने मिशन पे काम कर रहे हैं। बिहार की अवधेश लालू जन अधिकार पार्टी के नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश लालू जी, ये जरा बताइए कि आप लोग भी खुद को यादवों का नेता मानते हैं, लेकिन जब बड़े नेताओं की बात आती है तो सिर्फ पप्पू यादव और उनकी पत्नी का चेहरा याद आता है, उसके अलावा कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आता है, क्या कहेंगे? देखिए सुकन्या मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम लाकर इस तरह के मौजूद विषय पर डिबेट करा रहे हैं। ये जाति पर आधारित राजनीति करने वाले पार्टियों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन जन अधिकार पार्टी ये जाति पार्टी में विश्वास नहीं करती है। हम जमात की बात करते हैं, हम सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम सेवादारी की राजनीति करते हैं, हम जनता के सवालों के साथ संघर्ष करना चाहते हैं। जनता के सवाल जो छूट गए हैं, इन लंबे समय से सारे लोगों ने जो वादा करते आ रहे हैं वो वादा नहीं पूरा किए हैं, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। हम इस बार चुनाव में 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र लेकर आया है जो हमारा मैनिफेस्टो है। हम सभी वर्गों का ख्याल करते हुए हम लोगों ने शपथ पत्र के साथ आया है कि अगर हम इस तरह के काम अगर हम नहीं करते हैं तो हम टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया है, अगर ऐसा हम काम नहीं करते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। इतना हम विश्वास के साथ हमारे एक टाइम ड्यूरेशन आपका है। दूसरा, तेजस्वी यादव भी देते हैं, कहते हैं कि पहली कलम से 24 घंटे के अंदर हम इतने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे देंगे। दोनों पार्टी है, दोनों अपनी अपनी बात कह रही है। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुमार जी, ये जरा बताइए कि चलते चलते हम 2020 विधानसभा चुनाव तक पहुंच गए हैं और अब भी बात जाति की होती है, बिहार के विकास की बात नहीं होती। कई मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची आती है तो उससे कोई सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक लगा रहा है, कोई सोशल इंजीनियरिंग के चौके मार रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जाति तो सच्चाई है और जाति पर राजनेताओं को सूट करता है। लगता है कि अगर हम मुद्दों पर जाएंगे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, तो जनता तो घेरेगी। अगर सत्ता ने अगर मुद्दा को लेकर के अगर बहुत मुखर रहे, अच्छे अस्पताल, अच्छे शिक्षण संस्थान, अच्छी सड़कें, रोजगार, तो पलायन, तो अगर इन सवालों को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं तो ठीक है, जनता सवाल पूछेगी कि ये कार्य तो आपके अधूरे हैं। विपक्ष अगर जाता है इन मुद्दों को लेकर के तो विपक्ष को भी घेरेगी जनता, कहेगी कि भाई ठीक है, आपने कितने दिन तक सड़क पर उतरे, इसको लेकर के आंदोलन आपने किया, सत्ता पक्ष से बार बार सवाल पूछ करके उनको घेरे रखा, तो उनको सूट करता है जातीय राजनीति। और पहले कभी विचारधारा की राजनीति हुआ करती थी, विचारधारा से चीजें भटकी और वो जाति पर जाकर के सिमट गई। और जाति में ठीक आपके क्लिपिंग में एक चीज बड़ी अच्छी चल रही है कि जाति में उन नेताओं का भला हुआ, उस जाति का भला नहीं हुआ। अगर उस जाति का भी भला होता तो थोड़ा बेहतर बिहार बनता, थोड़ा बिहार आगे बढ़ता। चलो, इस जाति के नेता थे, इस जाति का तो उन्होंने कल्याण किया, उन्होंने अपना हित ज्यादा साधा। और होता क्या है कि चुनाव के वक्त में वह जो जातीय कार्ड खेला जाता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका पार्टियों की होती है। अब पार्टी को देखेंगे तो पार्टी उन्हीं नेताओं पर दाव लगाती है जिस विधानसभा में उनकी जाति की अच्छी खासी संख्या होती है, उनकी सोशल केमिस्ट्री अच्छी होती है, लगता है कि वो विनिएबल कैंडिडेट हैं, वो जिताऊ कैंडिडेट हैं। ये सोशल केमिस्ट्री में जाकर के जब वो इमोशनल कार्ड खेलेंगे तो जनता गोलबंद हो जाएगी, मुद्दे छूट जाएंगे या मुद्दे को वो भूल जाएंगे और वो फिर जातीय गोलबंदी में हमारे पक्ष में परिणाम आएगा। बिल्कुल, तो ये तो समझना होगा जनता को। ये मैच्योरिटी के बाद, इतने दिनों के लोकतंत्र के परिपक्वता के बाद जनता अगर उसी जाति में उलझी हुई है तो ये तो जनता को सोचना होगा कि आखिर हम कब तक इस जातिगत उभार, जातिगत उबाल वाले बिहार में फंसे रहेंगे और हमारे बच्चों के शिक्षा का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, पलायन का क्या होगा। ये तो मैं मानता हूं कि जनता को इसके लिए मुखर होकर के आगे आनी होगी। बिल्कुल, लेकिन संजय कुमार, बात तो यही है कि हम चलते चलते 2020 तक आ गए और बिहार को युवाओं का राज्य कहा जाता है। भारी संख्या में, भारी प्रतिशत में जो वोटर है वो युवा है और उसके कई मसले हैं, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, उसकी बात नहीं हो रही। और जो आज का युवा है
तो जेडीयू के चुनावी अभियान की शुरुआत हो गई। वर्चुअल रैली के दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। और चलिए फिर से एक बार डिबेट में जाते हैं। और हमारी बातचीत चल रही थी डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार से। संजय कुमार जी, इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे कि क्या 2020 में भी जाति के आधार पर मतदान होगा, जाति की राजनीति होगी। आंकड़े हमारे पास है, अगर बिहार की हम बात करें तो यहाँ 7 करोड़ 29 लाख वोटर हैं इस बार, और इसमें 1 करोड़ 67 लाख वोटर जो है वो युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। क्या ये युवा भी जाति के आधार पर ही मतदान करेंगे? क्योंकि सब समझ रहे हैं कि जिस पार्टी के पाले में ये 23% युवा हो गए, बड़ा उलटफेर हो जाएगा। नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि ये युवा जो हैं वो जातियों के जाल में फंसेंगे। वो जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं या जो उम्मीदवार होते हैं वो उनको इमोशनली अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन युवाओं को पता है, अगर 30 साल की बात आप कर रही हैं तो 1990 में अगर लालू प्रसाद जी सत्ता में आए थे तो उस समय से लेकर के 2020 तक तो 30 साल की आयु हो गई जी। अब वो नौजवान के मन में एक सपना है कि अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा, अगर हमें बेहतर बिहार नहीं मिलेगा तो हम दूसरे राज्यों में जाकर के अपने को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो मैं तो समझता हूं कि जो पार्टी इस बात पर मुहर लगाएगी कि हम आपके सपने को पूरा करेंगे, हम आपके ड्रीम को जो है वो आकार देंगे, हम जो है वो बेहतर बिहार बनाएंगे और आपको उस बेहतर बिहार का एक हिस्सा बनाएंगे, तो नौजवान जो हैं वो निश्चित रूप से वो जातियों के जाल में, चूंकि कई नौजवानों से मेरी भी बात होती है, तो वो अब उन चीजों से वो निकल चुके हैं। चूंकि उन लोगों ने देखा कि सोशल केमिस्ट्री साथ साथ करके पार्टियां सत्ता में तो आती हैं लेकिन हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता है। इसलिए नौजवानों का है कि जो हमारे बेहतरी के बारे में सोचेगा, जो हमारे रोजगार के बारे में सोचेगा, जो हमें अच्छा इंस्टीट्यूशन और अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगा, हम उस पर मुहर लगाएंगे। तो युवाओं का झुकाव तो उनके तरफ दिख रहा है। अब चुनाव के वक्त आते आते चीजें फिर वहीं जाकर के उलझ जाए, फिर वो जातीय उलझन में ही फंस जाए, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो उनका रुझान है वो चाहते हैं कि एक वैसा बिहार जिस बिहार में हमारे सपने आकार लें, वैसे बिहार बनाने में जो पार्टियों की भूमिका होगी हम उसके पक्ष में मतदान करेंगे। बिल्कुल। गुलाम गौस साहब जेडीयू नेता भी हमारे साथ बने हुए। गुलाम गौस जी, क्या कुछ कहेंगे? बड़ा बयान यहाँ पर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार ने दिया कि युवाओं को चाहिए कि बिहार में सारी सुविधा मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले। उस दिशा में पार्टी अगर ऐलान करेगी तो फिर जनता जो है वो जेडीयू के साथ, युवा जो है वो जेडीयू के साथ जाएंगे, क्योंकि विरोध में जो खड़े हैं तेजस्वी यादव वो रोजगार की बात कर रहे हैं। अब उनके पूर्वज को भी हम लोग देख चुके हैं कितना ऐलान करते थे और कितना उस पर अमल हुआ। दरोगा की बहाली हुई थी तो किस जाति की बहाली हुई थी, रेलवे में नौकरी मिली थी तो किस जाति को नौकरी मिली थी, मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो अभी हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि युवाओं का जो आकर्षण जो है वो उस तरफ है कि कौन हमारे लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलेगा, कौन हमारे लिए मेडिकल कॉलेज खोलेगा, कौन हमारे लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेगा, कौन हमारे लिए बीएड की व्यवस्था करेगा, कौन हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा, कौन शिक्षक की बहाली करेगा। तो हमने वो सब ऐलान करने की जरूरत हमने किया है और लोग देख रहे हैं। इसलिए युवा पीढ़ी हमारे साथ है। युवा होने का दावा भले कोई करे, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, चाहे किसी पार्टी के लोग हो, बाप के कंधे पर बेटे के बैठ जाने से उसकी लंबाई बड़ी नहीं होती है। और जितने राजनीतिक राजकुमार लोग हों, चाहे किसी पार्टी को हो, मेरा आशीर्वाद है उनको कि वो जाए जनता की में धूप पानी हवा ओला पत्थर खाए। गुलाम गौस साहब, राजनीतिक युवराजों की बात तो आप करते हैं, लेकिन राजनीतिक दामाद, राजनीतिक समधन की बात पर आप चुप्पी साध जाते हैं। दामाद तो पराया धन होता है, छोड़िए तो। और समधन जी? समधन भी पराई होती है। चलिए हमारे साथ विजय यादव हम नेता हैं। विजय यादव जी, ये बताइए कि अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री भी बना दिया, फिर भी आपकी नाराजगी रही, चले गए आप महागठबंधन में जब पद छिना और वापस एनडीए के साथ हैं और 7 सीटें नीतीश कुमार ने दी जो आपको कहीं नहीं मिल रही थी, उसमें 3 आपने अपने परिवार में दे दिया। अब सवाल ये कि अति पिछड़ों की बात, जो महादलित की बात जो जीतन राम मांझी करते हैं, उनका भला कब होगा? उनके लिए क्या कुछ करेंगे? सुकन्या जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख जीतन राम मांझी ने
जवाब ले लेते हैं, फिर काउंटर भी लेंगे, जवाब ले लेते हैं। हाँ, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री जीतनराम मांझी ने वहां जो लड़ाई महागठबंधन में हम लोग गए थे, लड़ाई लड़ने गए थे दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, लेकिन लगा कि यहाँ तो शांति नाम का चीज नहीं है, यहाँ तो सिर्फ करप्शन ही बढ़ा हुआ है। एक ही जाति, एक ही समुदाय के लोग बात करते हैं और भी उसका कल्याण नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि महाभारत वाली बात है, हम क्यों ना अपने घर में चले, इसलिए हम लोग अपने घर में चले। आज नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में आप देख रहे हैं कि विकास ही विकास है। मुख्यमंत्री जी का 7 ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो आज तक किसी जाति पाति के नाम पर किसी के घर में नल जल योजना करने का काम नहीं किया। उन्होंने सब दलीय हर जाति के घर में काम, गांव घर कस्बों में लगाने का काम किया, गली नली का काम करने का काम किया। देखिए, ये लोग जो दल है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जो भी हो, ये लोग सिर्फ जाति की बात करते हैं, जमात की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते। आज जो 1.5 करोड़ आप युवा बेरोजगारों की बात करती हैं, देखिए वो लोग कोई जाति पाति नहीं जानता। वो लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा देख रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी का देख रहा कि आने वाला समय में यही लोग कल्याण करेंगे। बिहार को एक अच्छा बनाने वाला कोई यदि पुरुष है तो नीतीश कुमार जी है। चलिए, जन अधिकार पार्टी के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात सुन ली। चुनाव प्रचार अभी नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली के माध्यम से किया, आप रहने दीजिए, डिबेट में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। जन अधिकार पार्टी के नेता अवधेश लालू क्या कुछ कह रहे हैं, उनको जरा सुनते हैं। सारे राजनीतिक पार्टी अवसरवादी राजनीति में लगे हुए हैं, सारे लोग कुर्सी इनके पप्पू यादव नहीं लगे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, हम जनता के सवालों पर संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ इनका पप्पू यादव जनता का आवाज उठाते हैं। नहीं नहीं, कहाँ उठा रहे हैं? कहाँ बाढ़ में, कहाँ है सुखाड़ में, कहाँ है आपका जदयू का सरकार का ये जो होने वाला नहीं, पार्टी के नाम पर जो जनता का गुमराह कर रहे हैं। अरे आप दलितों के नेता हैं, आपके नहीं होने वाला है। ज्यादा अत्याचार हुआ बिहार के जनता समझ अत्यंत पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार आपके शासनकाल में हुआ है। आप आज वोट की राजनीति कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं। कैसा विकास कर रहे हैं? 15 साल पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में वही थे और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में वही थे, आज भी वही है। तो किस बात की विकास की दुहाई नीतीश कुमार इस पर जवाब देंगे, आरोप लग रहा है यहाँ पर अवधेश लालू जन अधिकार पार्टी के नेता की तरफ से कि जहां हम 15 साल पहले थे वहीं पर है, क्या कुछ काम हुआ बताएंगे? और कल जिनको माननीय जितना मांझी जी को धकिया के भगा दिया था, फिर अरे पप्पू यादव जी से पूछिए, पप्पू यादव सपोर्ट में बिहार की क्या स्थिति है। अवधेश लालू जी, जब सबको पता है कि पप्पू यादव को लगा कि लालू प्रसाद यादव के बाद उनको जगह न मिलके लालू यादव के बेटों को मिलेगी, तो वो भी वहां से निकल लिए, उनको भी बाहर का रास्ता बता दिया गया। और उनको चुनाव हरवाने में आरजेडी का कितना योगदान रहता है ये भी सब जानते हैं। इस पर बातचीत करेंगे तो चर्चा लंबी चली जाएगी। नहीं करने वाले लोग हैं अवधेश लालू जी। जी, ये सबको पता है कि पप्पू यादव किस राजनीति या किस राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से उन्होंने अलग पार्टी बनाई है। उनकी महत्वाकांक्षा, उनको पता था कि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बेटों के रहते पूरी होने वाली नहीं है, तब उन्होंने अलग राजनीति पार्टी बनाई और फिर वो आगे की राजनीति कर रहे हैं। चलिए, गुलाम गौस साहब, कुछ आरोप यहाँ पर लगा है। यहाँ पर जो जन अधिकार पार्टी के नेता है अवधेश लालू, उनका कहना है कि 15 साल पहले भी हम वही थे, अब भी वही है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, बोलिए। मैडम, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी कहिए। मैडम, मैं कुछ कहना चाहूंगा। चलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस अंदाज से यहां पे गुफ्तगू हो रही है, क्या ये पॉलिटिकल डिबेट की लैंग्वेज है? जिस अंदाज से लोग एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ही एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी को स्पोक्स पर्सन यहां पर बोल रहा हो। अजीब सी जबान लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप 4th स्टेट को बिलोंग करती हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप डेमोक्रेसी की चौथी स्तंभ है। आपको भी सच लोगों को बताना चाहिए। ये जो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं लोगों में कि 15 साल में तरक्की हुई, पिछले 15 साल में तरक्की नहीं हुई, ये मैं बताना चाहता हूं कि समाज के वो तबका जो कभी थाने में घुसते हुए डरता था, आज वही तबका जब थाना पहुंचता है तो पुलिस ऑफिसर उसको देख के खड़ा हो जाता है, कुर्सी पेश करता है। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? क्या ये आरजेडी का कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या ये लालू जी का कंट्रीब्यूशन नहीं है? समाज के इस तबके को इतना उठाकर लाने वाला कौन है इस प्रदेश के अंदर?
जहां तक तरक्की की बात है, रोड और सड़कों की बात है, फ्लाईओवर्स की बात है, तो ये आप भी जानती हैं और ये लोग जो बोल रहे हैं वो भी जानते हैं कि इसकी प्लानिंग भी लालू जी ने अपने ही दौर में किया था। लेकिन उस वक्त भारत की जीडीपी कहां पहुंच गई थी वो मालूम था, वो मालूम है आपको। अनवर साहब को लगता है कि पुराना 15 साल का इतिहास पता नहीं है लालू जी का। सैंक्शन भी कांग्रेस की यूपीए सरकार ही ने, यूपीए कांग्रेस की सरकार ने किया था। आपने 15 साल में क्या किया? ये 6 साल से आपने क्या किया है? आपने सवाल पूछा, यही सवाल का जवाब मैं गुलाम गौर साहब से ले रही थी। गुलाम गौर जी, आप बोलिए, इस पर आप क्या कुछ जवाब देंगे? आज चेन्नई में काम कर रहे हैं, आज बॉम्बे में काम कर रहे हैं, आज दूसरे जगह काम कर रहे हैं। उन पर जब विपदा आती है तो आप उनके लिए कोई रास्ता नहीं खोलते हैं, आप उनको प्रदेश बुलाने के लिए को तैयार नहीं है। वो पैदल चल के आते हैं, वो साइकिलों पर चल के आते हैं। ये आपकी कामयाबी, ये आपकी नाकामी है। आप किस अचीवमेंट की बात कर रहे हैं? यहां पर क्या किया 2.5 साल में? और जहां तक जनता का फैसला का सवाल है, 10 तारीख को जनता का वही फैसला आएगा जो आज से 2015 को आया था। जनता ने पिछली बार भी चलिए मोहम्मद अनवर साहब, कल से आरजेडी का भी प्रचार शुरू हो रहा है। तेज प्रताप का जैसे ही नामांकन होगा, जैसे ही वो पर्चा दाखिल करेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करेंगे। अभी डिबेट में चर्चा ही करते, चुनाव प्रचार नहीं करते हैं। गुलाम गौर साहब से जवाब ले लेते हैं। गुलाम गौर जी, जवाब दीजिए। तब ना उसमें चुप हो जाए तब ना। गुलाम गौर साहब से जवाब लेते हैं। आपने सवाल पूछा 15 साल में क्या कुछ काम किए, उसका जवाब जेडीयू नेता से ले लेते हैं। प्रदेश को लूटने का काम किया है आपने। आप अभी हमारे नीतीश जी हो गया, चुप हो जाइए आप। चलिए, आपने बात रखी मोहम्मद अनवर, आपने बात रखी शालीन तरीके से, आपने बात रखी। अगर उस बात का जवाब नहीं लेंगे तो चर्चा का फिर फायदा नहीं है। गुलाम गौर साहब बोलिए। चुप हो जाए तब ना। जी जी, जवाब दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है जो विषय है जाति की राजनीति, विषयांतर हो रहा है। हम विकास की बात करने लगे। मैं बताना चाहता हूँ, जाति की राजनीति और वंशवाद की राजनीति जब देश का बंटवारा हो गया 1947 के बाद से, उसी वक्त से शुरू हो गई थी। 1947 में कोई चुनाव नहीं हुआ था। एक जाति विशेष के लोग कितने राज्यों में मुख्यमंत्री बने, इस बात को जानने की ज़रूरत है। कितनों पीओ में थे, इस बात को जानने की ज़रूरत है। एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जब उनके समय में 22 राज्य थे, 17 मुख्यमंत्री एक जाति विशेष के थे। किसी ने कभी आरोप नहीं लगाया कि मतलब वो जातिवाद करती हैं या वंशवाद करती हैं। लेकिन जब पिछड़ों, दलितों और अकलियतों के लोग जो अपना हक हिस्सा मांगने लगे और हिस्सेदारी मिलने लगी, भली वो रीजनल पार्टियों ने देने का काम किया, तो फिर इस तरह की बातें उठ रही है। और ये कभी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चाहे कोई पार्टी हो, जाति एक कड़वा सच है। मैंने कहा कि इससे मुस्लिम समाज भी वंचित नहीं है। कुछ लोग तर्क देते कि इस्लाम में जाति नहीं, इस्लाम में नहीं है, मुसलमान में तो जाति है। जो लोग हक मारना चाहते हैं पिछड़ों दलितों का, वही बोलते हैं कि मुसलमान में जाति नहीं है। और अभी जो हमारी नीतीश कुमार की सरकार है या पार्टी है, उसने सभी समाज के लोगों को नुमाइंदगी देने का काम किया। 11 मुसलमानों को टिकट दिया तो उसमें 4 पसमानदा मुसलमान हैं। चलिए, इसीलिए तो नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग की टिकट बंटवारे में सभी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये जरा बताइए गुलाम गौर साहब, ऐलान करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति समुदाय में अगर किसी की हत्या होती है तो परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। यही बात ऐसे कह देते कि किसी गरीब परिवार में किसी की हत्या होती है तो फिर परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी। जाति जोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, हत्या तो किसी की भी, सबको मिला है पैसा, ऐसा तो नहीं है। कम मिला हो चाहे ज्यादा मिला हो, लेकिन जाति जोड़ देंगे तो वोट बैंक पक्का हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी हम लोगों ने ये सही है कि हम लोगों ने जाति के आधार पर, गुलाम गौर साहब, आप कहते हैं कि हम जाति की बात नहीं करते, लेकिन साथ साथ ये भी गिनवा देते हैं कि किस किस जाति को टिकट आपने दिया है और मुस्लिम जाति में कौन सी जाति को दिया, ये भी आप गिनवा देते हैं। नुमाइंदगी देने की बात हम कर रहे हैं क्या? उसको क़यादत देने की बात कर रहे हैं, उसको प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। आप क्या 85% और 90% आबादी को इग्नोर कर देंगे क्या?
बिल्कुल, बात यही है और इसी ऐसा नहीं मुद्दे ना पर हो हम सकता चर्चा है। कर रहे हैं। और इससे पहले सवाल गुलाम गौस साहब ने यह उठाया कि जो डिबेट का मुद्दा है उससे हम हट रहे हैं। मुद्दा यही है हमारा कि 2020 में भी क्या जाति पर ही हम चर्चा करेंगे, क्या जाति से आगे बढ़कर बिहार और बिहार वासियों के विकास की बात नहीं होगी। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुमार जी, फाइनल कमेंट आपका क्या कुछ है? जैसा कि हमने शुरुआत में अगर पूरे डिबेट का सारांश हम समझे तो सारांश यही है कि जातियों के बड़े बड़े नेता हैं जो तमाम जाति के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, उस जातियों के उत्थान करने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही राजनीतिक सफलता मिलती है जाति को भूल जाते हैं, परिवार आगे आ जाता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा आगे आ जाती है। उदाहरण है जीतन राम मांझी और ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है, सिर्फ परिवार का बोलबाला है। अगर हम आरजेडी की बात करें तो सिर्फ परिवार का बोलबाला है। क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस के क्यों नहीं कह रही है? नहीं, ऐसा है कि जाति तो कड़वा सच है। गुलाम मैडम, गौस साहब ने सही कहा। आधार की और मैं तो बताता हूँ कि आजादी के बाद नहीं, आजादी के पहले 1936 में आगे बढ़ रही है। बिहार में त्रिवेणी संघ बन चुका था, तो जाति की शुरुआत तो आजादी के पहले से हो गई थी। लेकिन आज जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि ये कब तक ये नौजवान ये जातियों के जाल में उलझा हुआ रहेगा। रोजगार मुद्दा कब बनेगा, कब मुद्दा बनेगा कि बिहार पलायन से रुके। आप कल्पना कीजिए कि गाड़ियों में भर भर के जिस तरह से बिहार के लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं, वो बिहार कब बदलेगा, ये मुद्दा कब होगा। शिक्षा ये मुद्दा कब होगा, स्वास्थ्य यहाँ मुद्दा कब होगा। तो जब मुद्दे पर नौजवान अगर मुखर होंगे, और चीजें बदली है। अब जातीय गणित को ये जो नए नौजवान नई पीढ़ी जिसकी चर्चा आप कर रही थी, वो उसको डाइल्यूट किया है और वो कहता है कि हम अब जाति में नहीं फंसने वाले हैं। हमारी जो पीढ़ी है वो सोचती है कि अगर जो पार्टी हमारे लिए सोचेगी हम उसके पक्ष में गोलबंद होंगे। चलिए, मुद्दा आज का यही था कि क्या 2020 विधानसभा चुनाव में भी जाति के नाम पर वोट पड़ेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, सभी पार्टियों ने अपना अपना पक्ष रखा। साथ ही डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार ने थ्रू आउट पूरे डिबेट के दरमियान सभी सवालों पर अपने एक्सपर्ट कमेंट भी दिए। देखना होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या जाति ही मुद्दा रहेगा या बिहार के विकास के नाम पर भी वोट पड़ेंगे। यह मुद्दा ऐसा है जिसमें पॉलिटिकल रिएक्शन से ज्यादा वोटरों के मन में बात यह बैठानी होगी कि अब हमें बिहार के विकास की बात करनी होगी, जाति से आगे बढ़ना होगा, तभी बिहार का विकास हो पाएगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।